चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक, जिसका नाम है आज सिलेबस पैटर्न को हम लोग देखेंगे कि ट्वेल्थ के लिटरेचर में क्या पढ़ना है, ट्वेल्थ के ग्रामर में क्या पढ़ना है, बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए, इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का आपका पेपर बनेगा, 100 मार्क्स का, वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। उसके पैटर्न को देखेंगे, सिलेबस में क्या पढ़ना उसको देखेंगे। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होगा, देखो आप आप टुकड़ों में बांट दीजिएगा, 2 भाग में बांटिएगा। पहला का नाम होगा यहाँ से आप लिटरेचर, पहले में हम लोग पढ़ेंगे पूरा लिटरेचर, और यहाँ फिर पढ़ोगे आप ग्रामर, ठीक है ना। इसी में पढ़ लीजिए, इतना जगह मत लीजिए, इसी में आप पढ़ेंगे ग्रामर, ठीक है ना। ग्रामर ये आपका टॉपिक हो गया, यानी आपको लिटरेचर पढ़ना इसमें और ग्रामर पढ़ना, ये 2 टॉपिक मान के चलिए। इसी के अंदर जो आपका सिलेबस है, अभी सिलेबस को मैं डिज़ाइन करूँगा कि सिलेबस क्या है इसके अंदर। तो आपका लिटरेचर पढ़ना है और ग्रामर पढ़ना है, तो लिटरेचर में भी आप 3 टुकड़ा इसके अंदर करोगे, 3 पार्ट होंगे। पहला आप प्रोज सेक्शन पढ़ोगे, ठीक है ना। दूसरा आप पोइट्री सेक्शन पढ़ोगे, पोइट्री सेक्शन, और तीसरा आपका नाम होगा जिसका नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये 3 आपका पार्ट इसके अंदर पढ़ना लिटरेचर के अंदर। और जब प्रोज पढ़ाएंगे तो प्रोज में 11 चैप्टर पढ़ना होगा, 10 चैप्टर आपका पोइट्री में पढ़ना होगा, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। टोटल इसका अगर करोगे तो 11 और 10 21 होगा, 21 और 6 27 के करीब जाएगा, यानी 27 चैप्टर इस मतलब लिटरेचर की दुनिया में। और जो ग्रामर है, ग्रामर में भी आप 2 टुकड़ा इसका करोगे, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें पढ़ेंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वही जो आप पढ़ते आए हैं, सिर्फ लेवल अलग होगा और कुछ नहीं होगा। ये आपका जैसे नॉन पढ़े हैं, नॉन के जैसे बचपन में पढ़े थे, टाइप्स कितने हैं, मॉडर्न, ओल्ड और करंट की दुनिया जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग नॉन कैसा है, तो वो अब नहीं पढ़ना, उसमें क्वेश्चन नहीं करता, वो बचपन में क्वेश्चन कर रहा था। इसमें यूज़ कैसे करते हैं और कैसे इससे क्वेश्चन बनता है, वो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस को डिज़ाइन किया गया, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दूसरा है उसके टाइप को नहीं पढ़ेंगे, कितना टाइप है, वो बेसिक के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि नॉन के कितने टाइप होते हैं, ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग, न्यू मॉडर्न के अकॉर्डिंग कैसा है, ये सब बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे क्वेश्चन बनते नहीं, तो उस पर ज़्यादा ना ध्यान देकर इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि हम लोग का फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। और दूसरा होगा, इसी में आप प्रोनाउन पढ़ते होगा, नॉन के बाद प्रोनाउन। तीसरा आप एडजेक्टिव पढ़ते होंगे, तीसरा एडजेक्टिव होगा। और 4th नंबर में आपको पढ़ना होगा जिसका नाम है वर्ब। फिर 5th नंबर में एडवर्ब पढ़ते हैं, 5th नंबर में एडवर्ब। एडवर्ब के बाद आप 6th नंबर में पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और 6 के बाद आपका जो 7th नंबर होगा उसका नाम है कंजंक्शन, और लास्ट नंबर होगा जिसका नाम है इंटरजेक्शन। 7th के बाद 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा उसका नाम क्या है, इंटरजेक्शन। तो मुझे उम्मीद है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका 8 होता है इसको पढ़ना है। पहला है नॉन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव है वर्ब, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। फिर इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग ये इसके अलावा यही इसी के अंदर सब आता है। जैसे हम मालूम चला टेंस पढ़ाएंगे अलग से, तो ये मत समझना कि कुछ अलग है, बिल्कुल वही चीज़ है, ठीक है ना। जैसे वर्ब का ही टॉपिक में टेंस है, स्टडी ऑफ वर्ब में ही पढ़ना है टेंस, तो टेंस का मतलब ही होता है स्टडी ऑफ वर्ब, सीधा शॉर्ट फॉर्म में। और इसी में 9th के बाद जैसे 9 चैप्टर हो गया तो ये टेंस है, टेंस के बाद आप 10th चैप्टर लोगे तो इसी में हम लोग मॉडल पढ़ेंगे। और मॉडल क्या है, तो कुछ नहीं है, वर्ब का ही टॉपिक है, ठीक, इसी से निकलता है ये सब, ठीक है। तो 11 जो चैप्टर आप 10 के बाद टेंस में मॉडल, टेंस के बाद मॉडल, मॉडल के बाद आप फिर क्या पढ़ सकते हैं, वॉइस पढ़ोगे। वॉइस के बाद 12 नंबर में आप पढ़ोगे, वॉइस के बाद आप पढ़ सकते हैं जिसका नाम है नारेशन, नारेशन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। नारेशन के बाद आप फिर 13 नंबर में पढ़ोगे जिसका नाम है आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद 14 नंबर में आप पढ़ोगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन ये क्या होगा, तो कुछ नहीं है, आपका जो पढ़ते हो एडजेक्टिव का ही ये सब भाग है, आर्टिकल है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। लेकिन स्पेशल केस में उसमें हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन अलग से उतना डिज़ाइन नहीं पूछता कि कितने पार्ट के कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। तो जो क्वेश्चन बनता है आर्टिकल से बनता है, एडजेक्टिव से बनता है, सॉरी डिग्री ऑफ कंपैरिजन से बनता है। तो एडजेक्टिव में ये 2 चीज़ स्पेशल रूप से हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आपका जो नरेशन है और वॉइस है, ये तीनों एक दूसरे से मतलब रिलेट करते हैं। जैसे टेंस पढ़ेंगे तो मॉडल पढ़ेंगे, और ये दोनों किस चीज़ का है, तो वर्ब का ही टॉपिक है। वॉइस है तो ऑटोमेटिक टेंस से ही निकलेगा। नरेशन है तो आप देखोगे नॉन
वर्ड के कॉम्बिनेशन से ही बनाएंगे। नरेशन के कैसे मतलब पर्सन चेंज हो रहे हैं, पूरा कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है ये नरेशन, कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, कैसे कैसे चेंज हो जाता है एक से दूसरे में, वो चीज़ हम लोग नरेशन में पढ़ेंगे। और यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो गया, ये आपका चैप्टर है। 15th नंबर में आपका हो सकता है जिसको आप कह सकते हो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ही आपका कहलाता है सिंटेक्स, इसी को आप क्या कहोगे, सिंटेक्स कहोगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो 15 आपका जो चैप्टर है लगभग इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ग्रामर के अंदर ये सब चैप्टर कवर करना है। और ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश है 6 चैप्टर, पोइट्री 10 चैप्टर और प्रोज सेक्शन आपका क्या है 11 चैप्टर है। ये 12th इंग्लिश आप जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं उसके सिलेबस को मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश 12th का जो आपका है, इंग्लिश लिटरेचर है, ग्रामर है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है, इसको हम लोग कवर करेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। ये तो हो गया। इसके अलावा भी ग्रामर के ही सेक्शन में आपको पढ़ाना है जिसका नाम है वोकैबुलरी। क्या पढ़ाएंगे, वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी में भी आपका लगभग 6 चैप्टर के करीब होता है, 5-6 चैप्टर कर लेते हैं। जैसे आपको साइनोनिम्स पढ़ाना होता है, साइनोनिम्स। दूसरा इसका नाम है एंटोनिम्स पढ़ाते हैं, इसमें एंटोनिम्स पढ़ाते हैं। तीसरा जिसका नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये आपका है। और इसके अलावा जो 4th नंबर में है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इडियम्स फ्रेजेस एक ही साथ कवर कर लेते हैं। और 5th नंबर है जिसका नाम है स्पेलिंग करेक्शन, कि स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए देगा, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इससे भी 5 क्वेश्चन करता है, मतलब 1 नंबर इससे है, 2, 3, 4 और 5 नंबर इससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपका ग्रामर के अंदर ये चीज़ कवर होगा। वोकैबुलरी भी कवर इसी के अंदर कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका क्या है सिलेबस है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, तो पैटर्न की बात करेंगे। तो फिर से देख लीजिए, इंग्लिश 100 मार्क्स के 12th का जो बिहार बोर्ड ने सिलेबस को डिज़ाइन कर रखा, वो क्या है आपके सिलेबस में लिटरेचर और ग्रामर है। लिटरेचर में प्रोज सेक्शन है, पोइट्री सेक्शन है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। और लिटरेचर के अंदर में 11 चैप्टर प्रोज के अंदर पढ़ना है, 10 चैप्टर आपको 10th चैप्टर आपको 10 चैप्टर पोइट्री के अंदर पढ़ना है, 6 चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के अंदर पढ़ना है। ग्रामर के अंदर वही आपका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा है वो पढ़ेंगे, जैसे नॉन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन है। इसके अलावा आप जो पढ़ते हैं मेन पॉइंट यहाँ है, समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, टेंस है, मॉडल है, वॉइस है, नरेशन है, आर्टिकल, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जिसको आप सिंटेक्स कहते हैं। और इसमें एक और चैप्टर जोड़ लीजिएगा जिसको आप कॉम्बिनेशन कहते हैं। कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस क्रिएट करना है। इसमें पूरा हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करेंगे, कैसे मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़कर एक नया सेंटेंस क्रिएट करते हैं और मीनिंग को कोई भी चेंजेस नहीं आता, वही सेम रहता है। इसके अलावा जैसे 16 चैप्टर में और भी बहुत सारे चैप्टर को चाहेंगे तो आप बढ़ा सकते हैं। कई भी जगह मतलब बिहार बोर्ड ओड और ऑट पूछ चुका है। ओड और ऑट का मतलब 3 मतलब एक तरह का मीनिंग देगा, एक अलग दे देगा, तो उसको ओड और ऑट वाला केस में चला जाता है। तो वो लोग पढ़ा देते हैं बीच बीच में, वो समझ जाते हैं, एक ही पॉइंट में ज़्यादा भारी वो होता नहीं, ठीक है ना। बहुत रेयर केस में 2 साल पहले पूछा था, फिर पूछना बंद कर दिया। पिछले क्लास मतलब पिछले साल में ऐसा कुछ आया नहीं था क्वेश्चन उस टाइप का, तो उसको एलिमिनेट करके चलिए। फिर भी सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा पढ़ा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ओड 1 और 2 क्या होता है, वो सब पढ़ा के निकालने की कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये आपका सिलेबस डिज़ाइन किया है बिहार बोर्ड ने, आपको क्या पढ़ना है मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब हम लोग पैटर्न की बात करेंगे कि पैटर्न क्या है बिहार बोर्ड का। ये आपका क्या है सिलेबस है 100 मार्क्स के इंग्लिश का 12th का। ये देखिए किसके लिए है, आर्ट्स भी पढ़ोगे, आर्ट्स ने आपने लिया होगा 12th में तो भी वही है, साइंस लिए होंगे तो भी वही चीज़ पढ़ना है, सेम चीज़। साइंस के अलावा जब आप कॉमर्स लिए होंगे तो भी देखो स्ट्रीम अलग अलग होता है, तो आप आर्ट्स के होंगे या साइंस के होंगे बच्चे या कॉमर्स के होंगे, तीनों का सिलेबस एक ही तरह से डिज़ाइन किया गया है, सिर्फ लेवल का फ़र्क आता है। साइंस के बच्चे और कॉमर्स के बच्चे का जो इंग्लिश पेपर होता है दोनों एक साथ होता है और उन लोग का दोनों का लेवल सेम रखा गया है, जबकि आर्ट्स का इंग्लिश थोड़ा अलग और हल्के में पूछता है, ज़्यादा डीप में पूछता नहीं है, लेकिन सिलेबस वही है, डिज़ाइन बिल्कुल वैसे ही किया गया, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि इंग्लिश 100 मार्क्स का सिलेबस क्या है। और सिलेबस के अंदर ये समझना बहुत ज़्यादा है, इसमें पढ़ोगे तो 11 चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लेकर आपको मैरिज प्रपोजल तक चलेगा। और यहाँ जो स्वीटेस्ट अब आई डू नॉट गो फर्स्ट चैप्टर पोइट्री का स्टार्ट करेंगे तो एंड में लिखेंगे माई ग्रैंड मदर्स हॉर्स तक चलेगा। आई स्टोरी ऑफ इंग्लिश मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओल्ड इंग्लिश से लेकर नोवेल इंग्लिश का इंग्लिश
मतलब नोवेल तक एंड करेंगे कि कैसे नोवेल पढ़ते हैं, क्या होता है वो नोवेल के अंदर, वो पूरा स्टोरी एंड तक चलेगा, वो 6 चैप्टर ऐसा कवर होता है, ठीक है ना। जो 11th में पढ़ते हैं बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हम दोनों मर्ज करके चलते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश 11th के बच्चे भी पढ़े या 12th के बच्चे पढ़े बिल्कुल सेम होता है, उसमें कोई, लेकिन लिटरेचर दोनों का अलग अलग होगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश लगभग हम लोग सेम करके चलते हैं। तो आपका जो 12th इंग्लिश का आपका जो डिज़ाइन किया गया ये सिलेबस है 100 मार्क्स का, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब क्या कीजिए, इसको आप कॉपी कीजिए। हम लोग अब पैटर्न की बात करते हैं कि पैटर्न कैसे, ये सिलेबस का मतलब होता है क्या पढ़ना है, बस यही सिलेबस आपको। इसके पूछने का तरीका उसको आप पैटर्न कहते हैं कि पूछेंगे कैसे। तो देखो कैसे सिलेबस डिज़ाइन किया गया, अब पैटर्न पे कैसे आते हैं कि किस तरह से आस्क करेंगे क्वेश्चंस, तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब देखिए इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पैटर्न को देखेंगे। आपने सिलेबस देख लिया, अब पैटर्न क्या होता है देखिए। पैटर्न कुछ नहीं होता, जो सिलेबस आपने पढ़ा हो उसके क्वेश्चन किस तरह से उसमें उससे पूछेंगे, उस पढ़े हुए चीज़ों से, उसको ही आप पैटर्न कहते हैं सीधा सीधा। देखिए अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न बहुत ईजी है इसका। पैटर्न में क्या किया गया है कि इसको भी आपको डिज़ाइनिंग किया गया है। डिज़ाइन क्या किया गया है कि आपका जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो टाइप का है वो देखेंगे अभी। देखिए यहाँ पे अब देखिए आपको एक होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर करते हैं, क्या कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर का मतलब समझोगे सब्जेक्टिव टाइप, सब्जेक्टिव मतलब रिटन टाइप, ठीक है ना। और एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सीधा सीधा OMR बेस से एक नंबरिया का जो क्वेश्चन आता है वो, यानी एक क्वेश्चन दिया रहेगा 4 ऑप्शन, उसमें से एक सही होगा उसको टिक आउट करना, समझ जाना, वही ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। और डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है रिटन टाइप का, जो लिख कर आंसर दिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें लिख कर नहीं, बस आपको OMR शीट पर आपको आंसर देना होता है कि A ऑप्शन सही है कि B है या C या D, कौन सा ऑप्शन सही है। उसमें से आपको सिर्फ OMR शीट पर इस तरह से गोला लगाना होता है, बस OMR शीट पे ऑब्जेक्टिव पैटर्न को ले लेता है। देखिए 100 मार्क्स का जो आपका पैटर्न 100 मार्क्स के क्या है, देखिए ऑब्जेक्टिव है तो आपसे को क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो क्वेश्चन होगा 100 क्वेश्चन पूछता है आपको, लेकिन बनाना कितना है 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन बनाने का क्या तरीका है, देखिए 100 क्वेश्चन आपको पूछा गया, और ये भी है कि इसमें से 2 तरीके से पूछा जाएगा। एक आपका लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिटरेचर से क्वेश्चन पूछेगा, और आपसे पूछेगा ग्रामर से क्वेश्चन, ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा, ग्रामर से क्वेश्चन पूछता है, इतनी बातें ध्यान रखिए। ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछेगा और लिटरेचर से भी। ध्यान रखने की बात है कि लिटरेचर से 40% क्वेश्चन पूछता है, 40%, और ग्रामर से 60% क्वेश्चन पूछता है, और दोनों को मिलाएगा तो 100% हो जाएगा। यानी 100 क्वेश्चन का अगर 60% निकालेगा तो 60 क्वेश्चंस आपको पूछेगा ग्रामर से, और 40% इसका निकालेगा तो 40 क्वेश्चंस आपको किससे पूछेगा, तो लिटरेचर से पूछेगा। अब ध्यान देने की बात है कि 1 to 60 क्वेश्चन तक ग्रामर का आएगा, और 61 to 100 क्वेश्चन आपका लिटरेचर से आएगा। आपकी मर्जी है कि ये 50 क्वेश्चन ही बनाना है आपको, क्योंकि 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से पूछेगा और 50 मार्क्स किससे पूछेगा, डिस्क्रिप्टिव से, और दोनों को मिलाकर 100 मार्क्स का पूछता है। यानी आपको बनाना है 50 क्वेश्चन। अब कैसे करोगे, मालूम चला आपने पहला क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा आपको आ गया, आपने टिक आउट कर दिया, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़े, तीसरा क्वेश्चन पढ़े, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से पढ़ते गए, आपको नहीं आया, आपको लगा कि 5th के बाद डायरेक्ट लग रहा कि 10th क्वेश्चन आपसे बनेगा तो आपने बना दिया, फिर लगा कि बस 11th नहीं बना, 12th नहीं बना, उसी तरह 15, 16 करते करते 20th क्वेश्चन बना आपका, 20वां क्वेश्चन अगर बन गया तो आप उसको बना देंगे। उसी तरह 21th हो या 31, जो भी होगा आपका, जो भी बन रहा वैसे करके आप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। हो सकता है आपको 1 बना, उसके बाद 100 मार्क क्वेश्चन बन गया, हो सकता है आपको 95 फिर बन गया, 99 बन गया, उसी तरह 50 बन गया। ऐसे काउंटिंग करते करते देख लीजिएगा, जब 50 क्वेश्चन आप बना लीजिए तो स्टॉप कर देना, बोला हो गया। 1 से 100 के बीच बस आपको 50 क्वेश्चन बनाने हैं और ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, 51 से ज़्यादा 60 नहीं कर देना, ऐसा मतलब फिर बेकार हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कोई फायदे उससे नहीं मिलने वाले। इसलिए जैसे होगा तो आप स्टॉप कर देंगे अपने आप को। फिर आपको अगर मर्जी है कि ग्रामर बनाना है तो 1 to 60 क्वेश्चन आपका ग्रामर का रहेगा, 61 to 100 क्वेश्चन आपका लिटरेचर से रहेगा। आपकी मर्जी, कैसे भी 50 क्वेश्चन बना देना। अगर आपको ग्रामर बहुत अच्छा है तो आप ग्रामर को सिलेक्ट कर लें, देखोगे 50 बनाना 10 बज भी जाएगा। इन केस आपका ग्रामर थोड़ा अच्छा नहीं, लिटरेचर अच्छे से पढ़े हो तो आप यहाँ चले जाओगे, 61 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन के बीच आएगा, वहाँ 40 क्वेश्चन बनाने के
के बावजूद भी आपको ग्रामर का सहारा लेना ही पड़ेगा ताकि मतलब 50 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाओ। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? नहीं, अगर ग्रामर कंप्लीट होगा तो फिर 50 क्वेश्चन कैसे आप कंप्लीट करोगे? समझे कि नहीं समझे? तो ये बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये सिलेबस है आपका, ठीक है। लेकिन आपको जब पढ़ाया जाएगा तो दोनों आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। लिटरेचर तो एक भी क्वेश्चन नहीं मतलब छूटेगा और ग्रामर का भी नहीं छूटेगा। आपके पास ऑप्शन हो गए 50 क्या 100 में 100 बना लोगे, आपकी मर्जी जो बनाना वहाँ। लेकिन जो सिलेबस मतलब पढ़ाया जाएगा उसमें कोई भी जो पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ भी छूटने की बात नहीं। बस आप पेशेंस के साथ पूरा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर है। अब आइए, तो हो गया 100 क्वेश्चन कैसे बनाना है क्लियर है। और यहाँ पे आइए, नंबर 1 क्वेश्चन से लेकर 60 आ जाएगा आपका ग्रामर का और 61 to 100 क्वेश्चन आपका लिटरेचर का आएगा। आपकी मर्जी जैसे बनाना बना लीजिएगा। ये हो गया, ये ऑब्जेक्टिव खत्म। ऑब्जेक्टिव अब यहाँ ये डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जो 50 मार्क्स का आपका रिटन पेपर आता है, वो कैसे डिजाइन किया गया है। यानी 50 मार्क्स किससे आएगा? डिस्क्रिप्टिव पेपर से इसका आएगा, ठीक है ना। 50 मार्क्स किससे आएगा? ऑब्जेक्टिव से आएगा, 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव से आएगा। इसमें क्या होगा? सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको क्या देगा? 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको यहाँ से 15 मार्क्स मिलेगा। किससे? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से। यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में रहेगा क्या? मालूम चला, पहले लिखा रहेगा ट्रांसलेशन, लिखा रहेगा ट्रांसलेट कीजिए, हिंदी लिखा रहेगा, उसका इंग्लिश करना है ट्रांसलेशन, 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। 5 नंबर का फिर बी नंबर में होगा। मालूम चला ट्रांसलेशन एक नहीं देता है, एक आपको 5 ही बनाना है, ठीक है। सॉरी, चलिए अब ध्यान दीजिए। ट्रांसलेशन आएगा, ट्रांसलेशन आपका 5 नंबर का आता है, ठीक है। 5 नंबर नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आता है कि ट्रांसलेशन आएगा। ट्रांसलेशन देगा तो जैसे 10 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको कभी कभी देता है कि 5 ही बनाइए, कभी कभी आ जाता है कि नहीं 10 का 10 बनाना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा, कभी कभी 8 देता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के यानी सेटर के ऊपर कि किस तरह से सेट किया है, ठीक है। नहीं, ट्रांसलेशन आता है हिंदी से इंग्लिश करने के लिए। दूसरा हो सकता है मैच द फॉलोइंग कर देगा। क्या करेगा? मैच द फॉलोइंग। और मैच द फॉलोइंग करने में आपको 2 तरीके से पूछेगा। आपको पढ़ाया था कि जो सिलेबस है आपका उसमें प्रोज है और पोएट्री है। तो प्रोज में आपका जो 11 चैप्टर है और पोएट्री में आपका जो 10 चैप्टर है, तो प्रोज सेक्शन से जो आपके राइटर होंगे, एक तरफ से आपके जो चैप्टर होंगे, चैप्टर और राइटर का नाम, चैप्टर राइटर, तो उससे आपको मैच द फॉलोइंग उसी से करेगा। और इसमें से भी आपको प्रोज सेक्शन से दे देगा, प्रोज सेक्शन से देगा एक मैच द फॉलोइंग और दूसरा पोएट्री से दे देगा, और दोनों दे देगा 5-5 नंबर का। बनाना आपको 15 ही नंबर टोटल है। अगर आपका ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है तो ट्रांसलेशन कर दीजिए, हिंदी से इंग्लिश कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग अगर आपने पहले चैप्टर का नाम, राइटर का नाम बहुत अच्छे तरीके से याद किया प्रोज और पोएट्री का, तो 5 नंबर ये और 5 नंबर ये, 10 नंबर और 10 5 15 नंबर यहीं से बना लीजिएगा। अगर आपको जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ उससे कोई मतलब है नहीं, फिर भी क्या क्या देता है मैं बता देता हूँ। सी नंबर में हो सकता है, देखो आगे पीछे हो सकता है ट्रांसलेशन नीचे में डाल दे, मैच द फॉलोइंग पहले कर दे, ये हो सकता है, लेकिन क्या क्या होगा उसके अंदर बता दे। सी ऑप्शन पहले ट्रांसलेशन हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है। मैच द फॉलोइंग में प्रोज सेक्शन से देगा, एक तरफ राइटर का नाम दे सकता है, दूसरी तरफ चैप्टर, या चैप्टर का नाम देगा, दूसरी तरफ राइटर का नाम दे सकता है। पोएट्री में भी वही है, एक तरफ से आपका चैप्टर होगा, दूसरी तरफ से आपके जो पोएट होंगे या पोएटिस होंगे उनका नाम दे देगा, उसको मैच द फॉलोइंग करना होता है कौन सा सही है। ये हो गया आपका। फिर समरी आपको दे देगा, और समरी में भी 2 तरीके से देगा, आपका प्रोज सेक्शन से भी देगा, प्रोज सेक्शन से भी देगा समरी, और पोएट्री सेक्शन से भी आपका देगा। लेकिन ध्यान देने की बात है, जब भी प्रोज और पोएट्री सेक्शन से देगा कोई भी समरी, तो एक समरी नहीं दे, 2-3 समरी देता, आपको ऑप्शन है जो चाहे वो बनाए। पोएट्री से भी वही है, 2-3 आपको देगा, बनाना है कुछ भी एक ही। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, अगर आपने यहीं तक कंप्लीट कर लिया है, मैच द फॉलोइंग प्रोज सेक्शन का कर लिया, पोएट्री कर लिया और ट्रांसलेशन कर लिया, तो आपका यहाँ से काम कंप्लीट है और ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 5 नंबर के, 3 15 हो गया कंप्लीट। लेकिन हो सकता है आपने ट्रांसलेशन नहीं आया, आपको कोई समरी आ चुका है, हो सकता है कि समरी आ गया, मुझे प्रोज सेक्शन का मैंने समरी जो याद किया था वो आ गया, ट्रांसलेशन मुझे नहीं करने आता, तो प्रोज सेक्शन का कोई समरी या पोएट्री सेक्शन का जो समरी याद की वो आ गया, उसको कर दीजिए। तो मैच द फॉलोइंग 2 इधर हो गया, पोएट्री और प्रोज का 5-5 नंबर, इधर से कोई एक समरी बना दिया तो हो गया 15 नंबर। फिर आगे नहीं बनाने की जरूरत है, ना ट्रांसलेशन बनाइए ना और कुछ बनाने की जरूरत है। फिर भी ये तो समरी हो गया, और समरी में बताइए क्या होगा, प्रोज और पोएट्री। डी नंबर में जो आपका देगा, हो सकता है दे देगा जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या देता है बनाने के लिए, ध्यान देने की बात है, इसमें देगा जैसे पूरी जो इंग्लिश हम लोग पढ़ाएंगे 1 चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर तक, देखिए उसमें सीधा जैसे कभी कभी आता है, रिपीटेड बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का क्या फ्यूचर है, क्या भविष्य है।
उसके ऊपर बात करेंगे। या हो सकता है वाई इज इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, क्यों अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इस तरह का क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आता है, ये कहानी चलता है। या कभी कभी दे देता है कि ये नोवेल के या नोवेलिस्ट का नाम लिख के दीजिए 5, वो भी चला आता है कभी कभी, समझे कि नहीं समझे। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश कवर करेंगे तो उसमें बना लेंगे, या बता देंगे पूरा कि हाँ ये चीज़ है, पूरा कवर करवा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो आपका होगा 15 नंबर का, ये क्या क्या पूछेगा समझ में आ गया। अब आइए 15 नंबर अभी हुआ है, फिर भी आपका 35 नंबर बाकी है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहले में क्या क्या पूछेगा, ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसमें से कोई भी 3 सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन के अंदर क्या देगा, जैसे मालूम चला 5, ये 15 हो गया, 5 नंबर का फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए देगा। फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में आपको लेटर लिखने के लिए मिलता है ना एप्लीकेशन, समझ लो ना, वही है कि फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह का मैं लेटर सिखा दूंगा, लेकिन फॉर्मल लेटर ज़्यादा जल्दी से आप लिख सकते हो आराम से, उसका पैटर्न होता है बस खत्म। इनफॉर्मल थोड़ा वर्ड ज़्यादा जरूरत होती है, अपने मन से कुछ एक्स्ट्रा बातें गढ़ने की बात होती है, तो ध्यान देने की बात होगा। तो एप्लीकेशन कितना नंबर का देगा, 5 मार्क्स का आपका क्या दे देगा, एप्लीकेशन, ठीक हो गया। तो बताइए 15 कितना हो गया, 20 हो गया। तीसरा हो सकता है ये क्वेश्चन दे देगा एस्से का, इससे अगर आपका देगा तो ध्यान देने की बात है, इसका जो क्वेश्चन देगा 7 या 8 मार्क्स का, 7 या 8 मार्क्स का आपका देगा। क्यों आपका देगा, देखिए 4th क्वेश्चन में ही देते हैं कि पैसेज या प्रेसी सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। पैसेज या प्रेसी अगर सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो इसका जो वेटेज है, यानी क्वेश्चन का जो उसका क्वेश्चन नहीं, आपका जो मार्क्स का वेटेज होगा वो 4 यानी 5 और 4, यानी अगर ये 7 नंबर का इससे पूछ दिया है तो 5 नंबर का पैसेज या प्रेसी पूछेगा, दोनों में से एक ही सॉल्व करना होगा। प्रेसी का मतलब होता है संक्षेपण, जो आप बहुत बड़े मतलब कहानी को शॉर्ट में समराइज टाइप का कर दो, या पैसेज का मतलब होगा एक कथन कहानी दिया जाता है, उससे फिर क्वेश्चन निकाला जाता है, उसका जवाब देना होता है, तो समझ लेना पैसेज है। और प्रेसी का मतलब होगा वंश संक्षेपण, आपने हिंदी में जो पढ़ा उसको समराइज किया जाता है, वो मतलब प्रेसी होता है। तो ध्यान देने की बात है, ये 5 नंबर का देगा अगर पैसेज या प्रेसी, तो इसको 7 नंबर का करेगा। अगर ये 8 मार्क्स का इससे दे देगा तो इसको 4 नंबर का करेगा। दोनों मिलाकर यानी इससे पैसेज या प्रेसी को मिलाकर 12 नंबर ही पूछता है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उसको भी बैलेंस करना होगा, क्योंकि जो 4th के बाद जो 5th क्वेश्चन आपको मैं इसमें दिया जाएगा, तो ध्यान लाइन एक्सप्लेनेशन पूछेगा, लाइन एक्सप्लेनेशन। और लाइन एक्सप्लेनेशन में क्या पूछता है कि जो 2 तरह से देगा, पोइट्री से भी देगा आपको, यानी प्रोज कर लेते हैं पहले, और दूसरा में क्या करेंगे पोइट्री। तो ध्यान देने की बात ये होगी कि प्रोज अगर आपको दे रहा है यहाँ पे प्रोज सेक्शन में, तो ये 4 मार्क्स का देगा, और पोइट्री का भी देगा तो 4 मार्क्स का दोनों देगा, और दोनों को मिला के 8 मार्क्स का देगा। प्रोज से भी कहीं से भी 11 जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें से कहीं से भी कोई लाइन स्टेटमेंट उठा दे, कहेगा कहाँ का है ये लाइन स्टेटमेंट, बताइए इसका क्या मतलब है, राइटर क्या कहना चाह रहा था, पोइट क्या कहना चाह रहा था पोइट्री में, इस तरह से आपको मेंशन करना है वो बातें पूरी, वो पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पोइट्री का 4 नंबर होगा लाइन एक्सप्लेनेशन, और 4 ये प्रोज सेक्शन का, दोनों को मिला के क्या होगा 8 नंबर। तो आप जोड़िए यहाँ पे देखिए 7 यानी दोनों को मिला के पैसेज और इससे मिला के कितना हो रहा था 12, 12 8 कितना हो गया 20, और 20 के बाद क्या होगा 5 25, अब 25 के बाद जोड़ लीजिए 25 और 15 कितना होगा 40, ये हो गया। 5वां के बाद जो 6ठा क्वेश्चन आपको देगा वो देगा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर जो देगा वो आपको 10 नंबर का देगा, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आपको देगा। और ये कितना नंबर का देगा, तो आपको टोटल देगा 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको बनाना है, 10 मार्क्स का ये बनाना है, ध्यान देने की बात है। तो ये हो गया, देखिए 10 मार्क्स इधर हो गया। अब 15 और 10 कितना होगा 25 होगा, एप्लीकेशन 5 नंबर का देगा, 25 5 30 होगा, इससे 7 या 8 नंबर, और इधर से जोड़ लीजिए 5 या 4, तो दोनों को मिला के 12 और 12 8 20, या 3 मतलब 30 हो गया, इधर और 20, तो 30 और 20 जोड़ेगा तो 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ये पूछता है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई हो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में 50 मार्क्स कैसे बनेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 15 नंबर टोटल। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में 2-2 नंबर का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, देगा मतलब 10 क्वेश्चन तो उसमें दे देगा, इसमें 5 ही बनाना है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है, कभी कभी 8 क्वेश्चन भी आ गया तो 5 ही बनाना है, कभी 5 का 5 ही बना दीजिए, वो डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, मतलब जो सेट कर रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से वो डालना चाहते हैं। लेकिन ये होगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए 2 × 5 यानी 10 मार्क्स का, 10 15 25 25 एप्लीकेशन 5 30 हो गया, इससे और ये मिला के 12, तो 12 और 30 42 42 8 50, ये टोटल हो गया आपका
पैटर्न जो किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ये बातें हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आपको आ गई होगी, कोई भी डाउट इसमें नहीं आया होगा। ठीक है, अब आइए, अब देखिए हम लोग जो पढ़ेंगे लिटरेचर, तो लिटरेचर का सबसे पहले जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पूरा एक पहले बायोडाटा मतलब एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक पूरा जिसको आप चार्ट कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में तालिका कहते हो, एक तालिका बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे अभी। उसके बाद दिखाएंगे कैसे कैसे आपको याद करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको पढ़ने के बाद छूट जाए। 100% गारंटी होगी कि हर बात आपको इसी में कवर किया जाएगा। बस आपको ध्यान देकर पढ़ने की जरूरत है और हर कुछ बताया जाएगा। आपको क्लास में ही सब कुछ याद कराने की इसकी गारंटी होगी, तो आप ध्यान देने की बात है। चलिए अब इसको कॉपी कर लीजिए कि क्या क्या पैटर्न है और कैसे कैसे पूछता है और सिलेबस क्या है। मुझे उम्मीद है पहले आपको बता दिया गया। कोई भी डाउट हो फिर भी तो यू कैन आस्क मी, आई रिपीटेड ट्वाइस एंड आई विल अगेन रिपीट यू इफ यू वांट। अगर आप चाहते हो तो मैं रिपीट कर सकता हूँ इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं। चलिए फिर भी मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसको कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोज सेक्शन का पूरा एक चार्ट बनाएंगे, तालिका बनाएंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, फोकस करने की बात है। देखिए अब यहाँ से हम लोग चलेंगे पहले प्रोज सेक्शन, फिर पोएट्री सेक्शन का पूरा चार्ट बनेगा। तो ध्यान देने की बात है, पहले लिख लीजिए आप हेडिंग में प्रोज सेक्शन आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोज सेक्शन आप लिख लेंगे, प्रोज सेक्शन, प्रोज सेक्शन। और प्रोज सेक्शन में टोटल कितने चैप्टर हैं मैंने आपको बताया है, बताइए 11 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 11 चैप्टर हैं और 11 चैप्टर को याद करने की ये जिम्मेदारी है आपको। अब बस फोकस कीजिए, तुरंत याद हो जाएगा। देखिए पहला है आपका जो चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये आपका क्या है? एंड कल्चर, ये आपका पहला चैप्टर है। दूसरा आपका नाम है जिसका नाम है भारत इज माई होम, ये आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड आपका जो चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, ये आपका थर्ड चैप्टर है। फोर्थ जो चैप्टर है इसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये आपका फोर्थ चैप्टर है। जो फिफ्थ चैप्टर है उसका नाम है आइडियाज, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, हेल्प्ड मैनकाइंड, ये आपका कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ चैप्टर है। सिक्स चैप्टर अभी बताएंगे कैसे याद करना, बहुत ईजी है, मुझे उम्मीद है तुरंत समझ में आ जाएगा। बस फोकस कीजिएगा इसके ऊपर। अभी मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर पढ़ना, फिलहाल फोकस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि फिफ्थ चैप्टर हो गया। सिक्स चैप्टर है जिसका नाम है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, ये आपका कौन सा चैप्टर है? फिफ्थ के बाद सिक्स चैप्टर है। इसके बाद आपका जो सेवंथ चैप्टर है उसका नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न। सेवंथ के बाद जो एट चैप्टर है उसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। और नाइन्थ जो चैप्टर है उसका नाम है अर्थ, आपका नाम क्या है? ये नाइन्थ चैप्टर का अर्थ। और टेंथ जो चैप्टर है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, अ ट्रैवलर्स आइज, ये आपका क्या है? 10th चैप्टर है। और जो 11th चैप्टर है उसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, ये आपका कौन सा चैप्टर है? नाम है 11th चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल। गौर से ध्यान देना कैसे कैसे याद करना है, उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है, देखो ये तो आपका चैप्टर का नाम है। कौन सा नाम है? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बाद भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, इन आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, फिर द आर्टिस्ट है, अ चाइल्ड इज बॉर्न है, हाउ फ्री इज द प्रेस है, द अर्थ है, सॉरी अर्थ सिर्फ, द आर्टिस्ट है, अर्थ ध्यान रखना, द अर्थ नहीं क्योंकि आपके चैप्टर में सिर्फ अर्थ लिखा है। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, उसके बाद लिखा है मैरिज प्रपोजल, ये आपका 11 चैप्टर है, ये आपके चैप्टर का नाम है। अब इसके बाद जो आपका आता है जिसका नाम है टाइप्स, लिख सकते हैं टाइप्स। देखो जो आपके प्रोज सेक्शन में है बस 4 चीज़ ही पढ़ना होता है। ये आपका हो सकता है ड्रामा है, ड्रामा पढ़ना होगा। ड्रामा के बाद हो सकता है आपको स्टोरी पढ़ने के लिए मिल जाए इसमें, या हो सकता है स्पीच पढ़ने के लिए मिल जाए, या फिर फोर्थ टाइप है जिसका नाम है इससे पढ़ने के लिए मिल जाए। यही आपको चारों चीज़ों में से प्रोज सेक्शन में जो आपको पढ़ने को मिलेगा उसका नाम है ड्रामा, स्टोरी, स्पीच या एसे। यही 4 चीज़ पढ़ने को मिलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं।
देखो टाइप्स में क्या है, हम लोग भरेंगे कि ये है क्या, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, भारत इज माई होम क्या है, पिंच ऑफ स्नफ क्या है, आई विल ड्रीम क्या है, इसके टाइप्स, इसके मतलब प्रकार क्या है, कौन से कैटेगरी में ये आएगा, ड्रामा है, स्टोरी है, स्पीच है, ऐसे ये चारों में से कुछ एक आएगा। तो ध्यान देने की बात है। अभी देखिए इसको हम रिपीट करेंगे कि कैसे आपको याद करना है, वो चैप्टर पूरा आपके दिमाग में आ जाएगा। ध्यान देने की बात है, लेकिन कुछ कुछ मैं हिंदी बता दूंगा ताकि आप उसको तुरंत कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो हिंदी से बिलोंग करते हैं, मतलब हिंदी उनका ज़्यादा यूज़ होता है, इंग्लिश बहुत कम यूज़ होता है, तो इसके लिए मैं हिंदी बताऊंगा ताकि हिंट्स कंप्लीट कर पाओ कि हाँ ये चीज़ होगा तो तुरंत हम पकड़ लेंगे। ध्यान देने की बात है। चलिए ठीक है, अब देखो टाइप्स पहले बता देते हैं, इन चीज़ों में से कैसे भरोगे। देखिए 11 जो चैप्टर है आपका, एक ही आपको ड्रामा पढ़ना है, और ड्रामा ही आपका एक्ट पर कहलाता है। एक्ट मतलब या प्ले का मतलब समझना, एक ड्रामा है, ड्रामा को आप प्ले कर सकते हो या एक्ट कर सकते हो। ये मैरिज प्रपोजल 11वां चैप्टर आपका एक ड्रामा होगा। अब इसके अलावा कोई भी ड्रामा नहीं, यानी ऊपर से 1 to 10 तक इसमें कोई भी ड्रामा नहीं मिलेगा, सिर्फ 11वां चैप्टर है। मैरिज प्रपोजल एक ड्रामा है, 1 एक्ट प्ले, जिसको आप कह सकते प्ले कर सकते हैं या फिर आप कह सकते हो एक्ट है, ये है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। दो का जो पहाड़ा है 2 ही बार पढ़ना है, तो 2 दूना क्या होगा 4, बस 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो 2 दूना 4 होगा। तो दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, तो स्पीच होगा। बस आपको भरना कैसे, तो ध्यान देने की बात है कि एक बस पढ़ लीजिएगा 11वां चैप्टर, उसको साइड कर दीजिएगा, मैरिज प्रपोजल वह एक ड्रामा है, और बाकी 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 2 दूना 4, तो 2 का पहाड़ा 2 बार, बस 2 दूना 4, यानी 2 दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर आपको स्पीच मिलेगा। और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए, 3 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो ये आपको स्टोरी पढ़ने को मिलेगा। समझ रहे, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 3 दूना 6 3 तिया 9, तो ये आपका स्टोरी मिलेगा। इसके अलावा जो रिमेन है, रिमेन मतलब क्या होगा, जो बचा हुआ है उसको सीधा सीधा आप इससे के कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है टाइप्स को तुरंत भर दीजिएगा। कैसे भरिएगा, एक ड्रामा हट गया, बाकी 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 2 का पहाड़ा 2 बार, तो 2 का पहाड़ा 2 बार में स्पीच कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान देने की बात है, वो आपका भारत इज माई होम होगा। 2 दूना 4, ये भी क्या होगा, तो एक स्पीच होगा। बाकी 3 का पहाड़ा 3 बार, यानी तीसरा चैप्टर आपका बताओ क्या होगा, स्टोरी होगा। और 3 दूना 6, तो इसका मतलब यहाँ द आर्टिस्ट ये होगा स्टोरी। 3 तिया 9 द अर्थ, इसका मतलब भी ये क्या हो जाएगा, स्टोरी होगा। बाकी जो भी बचा सब एस्से है, यानी आपसे पूछे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर तो भी एक एस्से होगा। और बताइए यहाँ पे भारत, अब तो चलिए भारत इज माई होम दूसरा चैप्टर है, यानी 2 के पहाड़ा पे नहीं आएगा। 3 का तो 3 के पैटर्न में चलेगा, 4 नहीं होगा, 5 डायरेक्ट 5वां चैप्टर फिर आपका क्या होगा, एस्से होगा। यानी आप देखो 5 के बाद फिर 7वां चैप्टर आपका क्या इससे हो जाएगा। इसके अलावा बताइए क्या हो जाएगा, हाउ फ्री इज द प्लेस आपका क्या होगा, इससे हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्लेस के बाद, इससे के बाद यहाँ पे देखोगे इंडिया थ्रू ट्रैवलर साइज, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इससे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें क्लियर हो गई होगी। आपको ज़्यादा जो पढ़ना है वो इससे ही पढ़ना है। और ध्यान देखो इससे की जो मतलब क्वांटिटी है, नंबर है उसकी ज़्यादा है। देखो एक इससे है, यहाँ 2 है, 3 4 है, 5 इससे पढ़ना है। देखो क्यों, 3 चैप्टर आपका स्टोरी है, 2 चैप्टर आपका स्पीच है, 3 2 5 हो गया, 1 आपका ड्रामा 6, बाकी 11 चैप्टर है, यानी 5 और चैप्टर जोड़ोगे तो इससे होगा। यानी 5 चैप्टर आपका क्या पढ़ना है, इससे पढ़ना है। 3 चैप्टर आपको स्टोरी पढ़ना है, 2 चैप्टर आपको स्पीच पढ़ना है, और 1 चैप्टर आपको ड्रामा पढ़ना है। बस टोटल मिलाइएगा तो आप 11 चैप्टर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये टाइप समझ में आ गया। अब आते हैं, इसको कॉपी करना कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको कॉपी कर सकते हैं। इसको मैं मिटा दूँ फिलहाल, कैसे आपको भरना है समझ में आ गया। एक चार्ट मैं बना रहा हूँ, और चार्ट बनाते बनाते आपको याद भी करा दूंगा कि कैसे कैसे इसको भरना है ना। अगर मैं इसको मतलब मिटा भी दूं तो क्या आप नहीं भर सकते, बिल्कुल भर सकते, इजी से है। 2 का बस 2 बार 2 टाइम्स ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 दूना 4, समझ जाना क्या होगा, स्पीच होगा। 3 3 दूना 6 3 तिया 9, तो क्या समझ जाना, स्टोरी होगा। और बाकी जो बचा सब इससे ही, 11वां चैप्टर 1 ही आपका क्या होगा, ड्रामा है, बाकी सब इससे है। ये भरने आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आते हैं कि सर इसको याद कैसे करें, 11 चैप्टर हमारे टिप्स पे कैसे आने चाहिए, बोर्ड पे कैसे आना चाहिए, ध्यान दीजिए। देखो पहले हमारे भारत से चले कि बताओ इंडिया हमारा जो है, इंडिया मतलब समझना भारतीय, इंडिया का मतलब समझोगे क्या है, इंडिया मतलब क्या समझोगे, हमारा देश का नाम है, हमारा देश का दूसरा नाम दूसरे चैप्टर में याद रखोगे भारत है। हमारे इंडिया का दूसरा नाम क्या है, भारत है, तो भारत याद हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखो, इंडिया पहला, दूसरा चैप्टर का नाम समझो, अच्छा इंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो भारत है, तो दूसरा चैप्टर याद हो गया, भारत इज माय इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर है, तो पहले रिपीट करते करते याद आता है। फिर भी मैं रिमाइंड करवा दे रहा हूँ आपको, भारत इज माई होम। अच्छा भारत किसका है, तो हमारे देश का दूसरा नाम है, तो भारत, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे, यानी भारतीय
संविधान को पढ़ोगे तो वहाँ लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत, यानी इंडिया पहले लिखा गया उसका दैट इज़ भारत, जो भारत है। क्योंकि हम जब आपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो ये बातें वहाँ लिखी हुई है, तो ध्यान रखना कि इंडिया का दूसरा नाम समझोगे भारत है सीधा। आप देखोगे ये बातें आते हैं। स्नफ का मतलब होता है सूंघनी या खैनी का जो डिब्बा होता है उसको कहते हैं, या फिर आपका होगा स्नफ बॉक्स उसको कहते हैं। स्नफ बॉक्स मतलब होगा खैनी का जो डब्बा होता है। स्नफ का मतलब होता है सूंघनी, या जिस चीज़ को थोड़ा सूंघने के बाद थोड़ा नशा आ जाए, या खैनी टाइप का आप कह सकते हो कि स्नफ का मतलब सीधा सीधा खैनी होता है। और पिंच का मतलब होता है चुटकी, और देखोगे चुटकी भर खैनी, तो याद रखोगे हमारे भारत में ही ये सब मिलेगा, चुटकी भर खैनी। तो तीसरा चैप्टर का नाम याद रखोगे, पहला क्या है इंडिया, इंडिया का दूसरा नाम भारत, और भारत में क्या मिलेगा चुटकी भर खैनी, तो ए पिंच ऑफ स्नफ समझोगे क्या है थर्ड चैप्टर। उसके बाद हम लोग उसी का तो सपना देखते हैं, तो चौथा चैप्टर क्या होगा आई हैव अ ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना, मेरे पास सपना किस चीज़ का, वही ए पिंच ऑफ मतलब स्नफ का, चुटकी भर खैनी का ही तो सपना सब लोग देखते हैं कि कम से कम वो मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी आबाद हो जाए। ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब रिमाइंड करने के लिए ऐसा ऐसा है, ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, दूसरा है भारत इज़ माय होम, तीसरा ए पिंच ऑफ स्नफ, चौथा आई हैव अ ड्रीम। पाँचवा हो उसके बाद जब आई हैव अ ड्रीम सपना पूरा होता तब आइडिया आता, अच्छा हम लोगों ने आइडिया लिया या मेरी ज़िंदगी में क्या आइडिया आया, वो आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, पाँचवा चैप्टर है। तब आइडिया आने के बाद लोग कलाकार बनते हैं, तो याद रखना है छठा चैप्टर द आर्टिस्ट होगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न, उसके बाद बच्चे का जन्म याद रखना है, ए चाइल्ड इज बॉर्न होगा। फिर क्या होगा, फिर लोग फ्री होंगे, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में पढ़ना है, लेकिन हाउ फ्री इज द प्रेस यानी बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दिया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, अर्थ पे वो खेलेगा। फिर क्या करेगा, इंडिया पूरा ट्रैवलिंग करेगा, पूरे इंडिया को देखेगा, एंजॉय करेगा अर्थ पे घूम के, फिर उसका शादी एंड में हो जाएगा। इस तरह से करोगे, पढ़ते पढ़ते रिपीट होते होते वो चैप्टर का नाम याद आ जाएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, है ना, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। फिर क्या होगा, द आर्टिस्ट होगा, ए चाइल्ड इज़ बॉर्न होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, इस तरह से कंटिन्यूस आप चाहोगे तो याद आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हाउ फ्री इज द प्रेस, अर्थ है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज है। उसके बाद क्या कहोगे, अ मैरिज प्रपोजल, खत्म हो गया। मुझे उम्मीद है टाइप्स कैसे भरना है क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइप्स के बाद आप यहाँ ध्यान दोगे कि इसके राइटर का नाम मेन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटर का नाम याद करना। आप देखोगे अगर आप मार्क्स लाना अच्छा चाह रहे हो तो बिना लिटरेचर के मार्क्स नहीं आएगा, याद रखिए। क्योंकि आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने दिखाया था तो वहाँ वेटेज किसका है, ग्रामर से ज़्यादा आपका वेटेज लिटरेचर का है। तो अगर लिटरेचर को छोड़ दोगे तो फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका फंस जाएगा। हाँ, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बिना ग्रामर का आप राइटिंग कैसे करेंगे, वही स्किल ग्रामर के स्किल से तो आप रिटर्न करोगे। तो बातें तो बचपन से आप ग्रामर पढ़ते आ होगा, रिपीट होगा, वो तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि नंबर आपका ज़्यादा उठ पाए। ध्यान, तो राइटर का जो नाम होगा ध्यान रखना, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के नाम, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर जो नाम है उनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। महात्मा गांधी आप लिख सकते हैं इनको, इनके राइटर का नाम क्या है, महात्मा गांधी। दूसरा जो भारत इज माई होम, इनका नाम है, राइटर का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तीसरा जो है ए पिंच ऑफ स्नफ, इनके राइटर का नाम है, जिनका नाम है मनोहर मालगांवकर। क्या नाम है, मनोहर, मनोहर लिखिएगा पहले, मनोहर मालगांवकर, मालगांवकर, ठीक है ना, मालगांवकर। ये आपके थर्ड चैप्टर के राइटर हैं। फिर आपको आई हैव अ ड्रीम स्पीच जो है ना, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। एक मिनट, ठीक है, साउंड ना मतलब साउंड आता है इसीलिए मैंने पॉज कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। बट आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, लूथर किंग जूनियर है, ठीक है ना, ये आपके जूनियर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। मैं लिखते चला जा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देने की बात है। और आपके फिर आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है, उसके जो राइटर हैं बीए विलियम रसल। अभी बताएंगे कि कैसे याद करना है, ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आपको कैसे टाइप से बताया आपने भर लिया, वैसे ही राइटर का नाम भी आप भर लोगे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम आपको सिर्फ याद करना है, थोड़ा भार पड़ता है, लेकिन मैंने कोशिश भी की है कि आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद टाइप्स तो आपके दम ज़बान पे है कि कैसे भरना है। उसके बाद बताइए राइटर का नाम कैसे भरना, वो भी बता देंगे, तुरंत आप भर दोगे, ठीक है ना। बीए, उसके बाद क्या लगाओगे, विलियम, बीए विलियम, उसके बाद क्या लगाएंगे, रसल, बीए विलियम रसल। ये आपके क्या हैं, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड के राइटर हैं। फिर द आर्टिस्ट हैं, स्टोरी है वो, और स्टोरी भी है तो सीघा नोया इनके राइटर हैं, सीघा नोया हैं इनके राइटर, सीघा नोया इनके राइटर हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो आप पे चाइल्ड इज बॉर्न है, बच्चे का नाम, इनका नाम है जर्मेन गिरियर। क्या नाम है, जर्मेन गिरियर, जर्मेन गिरियर, ये आपके इनके नाम है। उसके बाद देखिए हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के जो राइटर हैं ड्रॉथी एल सायर्स हैं, ड्रॉथी एल सायर्स हैं, ड्रॉथी एल सायर्स हैं,
ठीक है। और इसके बाद जो आपका जो चैप्टर बचता है जिसका नाम है अर्थ, इसके राइटर हैं H.E. बेट्स, H.E. बेट्स, ये हैं H.E. बेट्स, इसके राइटर हैं तो द अर्थ के। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, H.E. बेट्स के बाद इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, इनका जो राइटर हैं उनका नाम है पर्ल एस बक। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ड्रामा ए मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम है जिनका नाम है एंटन चेकोव। क्या नाम है? एंटन चेकोव, ये आपके राइटर हैं। अब देखो गौर से ध्यान देने की बात है, सर इसको याद कैसे करें, ठीक है। तो अब ध्यान देने के बाद देखो कैसे याद होगा। चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ये जो चैप्टर लिखने वाले हैं इनका नाम है महात्मा गांधी। और इंडिया में सबसे ग्रेट पर्सन माने जाता है वो महात्मा गांधी। और बताइए आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है ना 2024, तो ध्यान रखना 2 अक्टूबर 2024। और इनका बॉन्ड के दिन ही हम लोग देखो ये चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। क्या नाम है? महात्मा सॉरी देखिए महात्मा मैंने कहा लेकिन लिखा नहीं, महात्मा गांधी मान लीजिएगा इसको, महात्मा गांधी या गांधी जी आप लिख सकते, सॉरी फॉर दैट, महात्मा गांधी, ठीक है ना। मैंने बोला बट लिख नहीं पाया जल्दीबाजी में, तो ध्यान रखने की बात है महात्मा गांधी इनके राइटर का नाम है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर का नाम क्या है? महात्मा गांधी। उसके बाद बताइए भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, बी.ए. विलियम रसल, द आर्टिस्ट सीगा नोया, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गिरियर, हाउ फ्री इज द प्रेस, डॉर्थी एल्सायर्स, अर्थ, H.E. बेट्स, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, पर्ल बर्ग, ए मैरिज प्रपोजल, एंटन चेकोव। इसको याद कैसे करना सर? वो आपको अगर चैप्टर का नाम याद है तो इसको जैसे याद करना, पहले बताइए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, तो आपको याद रखना महात्मा गांधी, बस इनको याद रखना, ठीक है ना। महात्मा गांधी किसके राइटर हैं? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के। और पहला उन्हीं का चैप्टर दिया गया। और पहले महान कौन है हमारे, ग्रेट कोई पर्सन है तो महात्मा गांधी को दिया जाता है वो दर्जा, क्योंकि आप नोट में भी उनका ही फोटो देखेंगे, महात्मा गांधी का ही फोटो है। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के राइटर का नाम महात्मा गांधी। अब देखो भारत इज़ माई होम, तो भारत से समझोगे भागा, मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि क्योंकि ट्रिक अलग अलग हो सकते हैं याद करवाने के। तो भारत से भागा तो याद रखना एक ही मुस्लिम नेम आपको मिलेगा, उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये मत समझिए भागे नहीं थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये प्रेसिडेंट तक पहुँचे थे, प्रेसिडेंट बने थे, इस मतलब किसके, देश के प्रेसिडेंट बने थे। और इनके पूरे लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचे, कितना मेहनत किए, वो बातें होती है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जब ये प्रेसिडेंट मतलब बने और जो स्पीच दिया था उसका ही एक्सट्रैक्ट है, उसका ही मतलब सारांश थोड़ा टुकड़ा है, भारत इज माई होम, उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है कि कैसा स्पीच दिए थे कि आज तक वैसे स्पीच देने वाले प्रेसिडेंट ने दिया ही नहीं है। इनको हम लोग को पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, ये कैसा स्पीच था, क्या चेंजेस ला दिए थे अपने स्पीच के थ्रू, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे भारत इज माई होम में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो स्पीच दिए थे उसका नाम ही रखा गया भारत इज माई होम। लिखा हुआ तीसरा चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ। स्नफ का मतलब अभी बताए थे चुटकी भर खैनी, चुटकी भर, पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या समझोगे, चुटकी भर खैनी। स्नफ का मतलब सीधा सीधा समझोगे खैनी, और पिंच का मतलब होता है चुटकी, चुटकी भर खैनी। बताओ कहाँ मिलता है, तो गांव में मिलता है। और ये माल कहाँ, तो माल गांव का, याद रखना माल गांव का। देखो देखो माल लिखा हुआ है गौनकर, तो माल गांव का कहाँ है समझ जाना। ए पिंच ऑफ स्नफ चुटकी भर खैनी कहाँ मिलेगा, माल गांवकर। और कौन देंगे, तो मनोहर चचा देंगे, ध्यान देने की बात है, मनोहर चचा क्या देंगे, माल गांवकर, मनोहर मालगांवकर देंगे। एक चुटकी भर खैनी तो याद रखना है, चुटकी भर खैनी कौन देगा, मनोहर मालगांवकर। अब देखो आई हैव अ ड्रीम, आई हैव ड्रीम, तो आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम मतलब सपना, और सपना किसका पूरा होगा, तो किंग का ही पूरा होगा। तो ध्यान देने की बात है यहाँ के किंग जूनियर याद रखना शॉर्ट ट्रिक में, क्योंकि सब ऑप्शन में दिया रहेगा, सिर्फ आपको मैं अंदाज़ा बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ होगा तो तुरंत पकड़ लोगे। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर तो महात्मा गांधी, भारत इज माई होम तो भारत से भागा मुस्लिम नेम याद रखना, उसका नाम क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ए पिंच ऑफ स्नफ तो मनोहर मालगांवकर। ए पिंच का मतलब क्या समझोगे, चुटकी। स्नफ का मतलब क्या समझोगे, खैनी। तो चुटकी भर खैनी कहाँ मिलेगा, तो गांव में मिलेगा। तो माल कहाँ का, तो गांव का माल है। तो कौन देंगे, मनोहर चचा। तो याद रखना पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन होंगे, मनोहर मालगांवकर। आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम किसका पूरा होगा, किंग का। तो जहाँ किंग ऑप्शन मिले तो वहाँ जल्दी से लगा लेना मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये चैप्टर का नाम है, इसके राइटर का नाम है। आइडिया कब मिलेगा आपको, जब तक बीए ना पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा, याद रखना। बीए पढ़ने के बाद आइडिया आएगा, तो बीए तब आप ज़िंदगी में रस आएगा, तभी आपकी ज़िंदगी में तब विन करोगे। तो बीए विलियम रसल याद रखना, विलियम विन करेंगे तब रस आएगा, बीए विलियम रसल। उसी तरह बताइए आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, और कलाकार कैसा है, तो नया नया है, तो याद रखना नोया, कलाकार एकदम नया नया, तो नोया। देखो वो हटा देंगे तो नया ही दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ही आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं नया, आप
समझते हैं, तो वो हटा देंगे तो नया, तो याद रखना सीगा नोया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आइए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, याद रखो बच्चे का जन्म, जैसे ही समझोगे बच्चे का जन्म तो ध्यान देने की बात है, बच्चे का जन्म जैसे होता है करियर के बारे में सोचते हैं, तो ध्यान रखना करियर से बना देना है। लड़की का जन्म हुआ समझोगे तो लड़की में क्या होता है गर्ल जी, तो जन्म से दिया नाना गिरियर, बस कुछ नहीं, करियर से गिरियर, और जहाँ गिरियर मिल जाए समझे बच्चे का जन्म हुआ तुरंत करियर से गिरियर बना देना है, ठीक है ना। तो गिरियर मतलब समझ जाना, जहाँ गिरियर मिले तो समझना बच्चे के जन्म के कौन होंगे राइटर, उसका नाम क्या है, चाइल्ड इज बॉर्न के राइटर का नाम है जर्मन गिरियर। और याद रखना वो बच्चे का जन्म करियर बनाने के लिए जर्मनी भेजना, तो जर्मनी याद रखना, जर्मन गिरियर, ये आपके कौन होंगे राइटर, किसके राइटर, ए चाइल्ड इज बॉर्न के। ए चाइल्ड इज बॉर्न इसका मतलब बच्चे का जन्म होगा, करियर के बारे में सोचना, करियर मतलब समझना सी से जी में बदल देना, क्योंकि लड़की का जन्म हुआ तो गिरियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में, जर्मन गिरियर। यहाँ पे धीरे हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखो अगर प्रेस स्वतंत्र हो जाए तो याद करोगे वो शेर व शायरी करेगा, और याद रखना शायर्स, प्रेस स्वतंत्र हो गया तो समझना शेर शायरी, ऐसे बता रहा हूँ मैं ताकि आप ट्रिक्स याद रखें। शायर्स तो याद रखना ड्रॉथी एल शायर्स, ड्रॉथी एल शायर्स, ड्रा के शेर व शायरी करेगा ड्रॉथी एल शायर्स। बताओ हाउ फ्री इज द प्रेस यानी प्रेस स्वतंत्र होगा तो कैसे, तो तुरंत जैसे होगा तो समझ जाना शेर व शायरी करेगा तो शायर से याद रखना है, तो ड्रा के करेगा, छुप के करेगा, ओपन नहीं करेगा, इसलिए ड्रॉथी एल शायर्स याद रखना। अब आए अर्थ, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी पे देखो इंडिया में बहुत एक गेम बहुत फेमस है जिसका नाम है क्रिकेट, और क्रिकेट में देखोगे बैट्स बॉल होता है, तो याद रखना है अर्थ का मतलब होगा बैट्स बॉल खेलेंगे तो बैट्स याद रखना, HE बैट्स, यहाँ बैट्स मिल जाए समझ लेना, लगा देना है अर्थ पे। इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज का मतलब पहले इसका हिंदी समझा देता हूँ। आइज का मतलब होता है आँखों, आँख मतलब होता है समझिए नज़रिया, ट्रैवलर्स मतलब होता है यात्री के नज़रिए से, यात्री के आँखों से, क्या एक यात्री के आँखों से इंडिया देखना। बताओ यानी आप इसके बारे में पढ़ोगे कि जो विदेशी एक मतलब आते हैं और उसके इंडिया के बारे में कैसा बताएंगे एक विदेशी, तो आप खुद बताओ कुछ ना कुछ कमी बताएंगे, तो याद रखना है हम लोग कहते हैं कि जो कमी बताता है उसको भग बोलते हैं ना, भग से याद रखना है बक, ठीक है ना। अब याद करो हमारा जो इंडिया है भारत बिल्कुल पर्ल, पर्ल का मतलब समझोगे मोती, मोती की तरह है, उसमें कोई कमी बताएगा तो तुरंत कहेंगे भग, और भग से याद रखना है बक, तो पर्ल इस बक याद रखना, क्लियर है। तो याद रखोगे इंडिया थ्रू ट्रैवल साइज, अच्छा इसका मतलब समझोगे यात्रियों के नज़र से भारत, तो समझ जाना उसमें कुछ ना कुछ कमी बताएगा, तो बक याद रखना, भग तो याद रखना, बक जहाँ आएगा तो उसको कर लेना। अब देखो पल, पल मतलब क्या समझोगे मेरा भारत मोदी की तरह है, तो कैसे कोई कैसे कहेगा गलत, तो उसको करना भग, तो भग से याद रखना पल इस बक। अब देखिए याद है लास्ट, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल का मतलब होगा शादी का प्रस्ताव, और एक ड्रामा है अभी बताए हैं। और देखोगे मैरिज का मतलब होता है शादी, और इसका मज़ा सब लोग चखेंगे, तो चेकोव याद रखना, देखो अभी बताए भी हैं, देखो चेकोव लिखा हुआ है कि नहीं, तो समझ जाना। और देखोगे सब लोग का शादी होता है तो कुछ ना कुछ एंटन होता है, तो एंटन याद रखना, एंटन चेकोव। और जहाँ देखोगे शादी मैरिज प्रपोजल समझ जाना हर लोग इसका मज़ा चखेंगे, तो याद रखना एंटन चेकोव। मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ गया होगा। फिर से बताओ मैं अगर इसको हटा दूँ मिटा दूँ तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, फिर गौर से देखिए, अभी बोर्ड पर आपको नहीं देखना, गौर से अपने मन में याद रखना है। फिर से बताओ इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी, भारत इज माई होम, बोलिए भारत इज माई होम क्या हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर मालगांवकर, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, B.A. विलियम रसल, द आर्टिस्ट, सीघा नोया, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन गिरियर, ठीक है कर लोगे कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखोगे ए चाइल्ड इज बॉर्न के बाद हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब स्वतंत्र हो चुका है कौन, स्वतंत्र के बारे में कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में, फ्री प्रेस, प्रेस का मतलब समझोगे मीडिया, मीडिया कितना प्रेस मतलब फ्री है उसके बारे में कैसे पढ़ते हैं, कितना उसको फ्रीडम हो उसके बारे में पढ़ते हैं। हाउ फ्री इज द प्रेस, बताओ फ्री हो गया प्रेस तो क्या करेंगे, शेर व शायरी, तो ड्रॉथी एल शायर्स कर लोगे। 9वां चैप्टर जिसका नाम है अर्थ, तो अर्थ बताइए क्या होगा, अर्थ पे क्या खेलते हैं, बैट्स बॉल, तो HE बैट्स, ठीक है ना। 10वां चैप्टर बताओ इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज, आप बताओ ट्रैवलर्स आइज इसका मतलब यात्रियों के नज़र से भारत कैसा है, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कमी बताएगा, तो क्या कहेंगे भग, और भग से याद रखना बक, और कैसे बताओ हमारा इंडिया कैसा है मोती की तरह, और पल का मतलब होता है मोती, तो मोती की तरह है तो पल इस बक याद रखना। अब बताइए ए मैरिज प्रपोजल, लास्ट चैप्टर है इसका नाम है मैरिज प्रपोजल यानी शादी का प्रस्ताव, और शादी सब लोग इसका मज़ा चखते हैं, तो याद रखना चेकोव, तो एंटन, थोड़ा सा देखोगे हर लोग शादी करते हैं तो थोड़ा ऐठते हैं, ऐसा ना वैसा चाहिए, तो ऑटोमेटिक ऐठेंगे तो एंटन बोलेंगे, उसे टन से बोलेंगे तो एंटन चेकोव, हाँ चखेंगे मज़ा सब लोग चखेंगे तो क्या कहेंगे एंटन चेकोव। तो मुझे उम्मीद है ये चैप्टर क्या आपके राइटर का नाम क्लियर है। अब आइए अब आते हैं, एक तरफ आप बॉन्ड लिखोगे और दूसरी तरफ इसका डेथ लिखेंगे कि राइटर का बॉन्ड कब हुआ और डेथ कब हुआ। देखिए यहाँ पे गांधी जी का सबको याद होगा कि 1869 में, सिर्फ इसका ईयर याद रखना है और कुछ नहीं,
डे और मंथ याद हो ना हो, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है और बिना ईयर के काम नहीं चलेगा। तो 1869 में बॉर्न हुआ गांधी जी का और 1948 में डेथ हुआ। बस एक याद कीजिएगा, बाकी इसी पैटर्न पे हम आपको बताएंगे। 1869 में बॉर्न हुआ गांधी जी का, 1948 में डेथ। अब कुछ नहीं करना, गांधी जी के ही बॉर्न में 100 साल अगर जोड़ लीजिएगा तो कितना आएगा, 1969। तो 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हो गया। तो गांधी जी के बॉन्ड में अगर 100 साल जोड़ लेते हैं तो गांधी जी का जैसे 1869 में बॉन्ड हुआ, अगर इसमें 100 वर्ष जोड़ लेते हैं तो गांधी जी यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन है, उनका डेथ होता है 1969 में। यानी गांधी जी के बॉन्ड और डॉक्टर जाकिर हुसैन के मतलब डेथ में दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 100 साल का ध्यान रखना। अब देखोगे इनका बॉन्ड कब हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन का, तो कुछ नहीं करना है, खुद बताइए, 1897 याद रखना। कैसे याद करोगे, तो 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, बचपन में क्योंकि पहले जोड़ सीखा तो 8 में 1 जोड़ोगे 9 और 8 में 1 घटाओगे तो 7 मिलेगा। तो 1897 में इनका बॉन्ड हुआ है और 1969 में इनका डेथ हुआ है। मुझे उम्मीद है कि गांधी जी का बॉन्ड सबको याद होगा 1869 में, और डेथ कब हुआ है तो 1948 में। और गांधी जी के जन्म में अगर 100 वर्ष जोड़ लेते हैं, 100 ईयर्स जोड़ लेते हैं तो क्या मिलेगा, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ मिलेगा 1969 में। और याद रखना है 1897, 1997 तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी वो जीवित होते हैं, मतलब 28-27 साल के एज को होते हैं। तो ध्यान देने की बात है कि 1997 हो नहीं सकता, इसलिए 1897 लिखना। और कैसे 18 लिखना है, 18 लिखने के बाद ऑटोमेटिक 8 में 1 जोड़ोगे तो 9 मिलेगा, 8 में 1 घटाओगे तो 7 मिलेगा, क्योंकि बच्चों ने पहले जोड़ सीखा बाद में घटाओ। तो 1897 1969 कैसे लिखो, क्लियर हो गया। अब खुद बताइए, तीसरा चैप्टर है तो तीसरा चैप्टर में 3 रहेगा और ध्यान देने की बात है 2013 नहीं होगा, 1913 में इनका बॉन्ड हुआ। किसका, ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर लाल गोरकर का 1913 में बॉन्ड हुआ। और डेथ कब हुआ है, तो बस सेंचुरी लगा लीजिए। अगर सेंचुरी 1913 में 100 वर्ष जोड़ लोगे 2013 आएगा, लेकिन तीसरा चैप्टर है 3 घटा दीजिएगा सेंचुरी में तो 2010 में इनका डेथ हो जाता है। किसका, मनोहर मालगांवकर का। तो ध्यान देने की बात है 1913 में बॉर्न हुआ है और 2010 में इनका डेथ हो चुका है। अब आइए चौथा, आई हैव ड्रीम। तो आई हैव ड्रीम जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नाम ही है किंग, तो किंग का नंबर प्लेट बहुत अच्छा होगा 1929 याद रखना है इनका बॉन्ड 1929। और डेथ कुछ नहीं हुआ, बस 19 यानी पहले का सिक्योरिटी बिल्कुल सेम और 9 को पलट दिया तो 6 और 9 में से 1 घटा लोगे तो 8। तो 1968 में बिल्कुल डेथ है, बोलिए याद आ जाएगा। फिर बताओ 1869 में बॉर्न हुआ और डेथ कब हुआ 1948 में। और खुद बताओ 1897 में कैसे कैसे जोड़ना है, 8 में 1 9, 8 में घटाओगे 7 और 1969 में इनका डेथ, 1913 में बॉर्न, 2010 में डेथ। सेंचुरी लगाए हैं और उसमें 3 कम है, बस 1929 किसका बॉर्न है, तो याद रखना है आई हैव अ ड्रीम जिनका नाम क्या है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका बॉर्न हुआ 1929 में और डेथ कब हुआ 1968 में। 5वां जो चैप्टर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, इनका बॉन्ड कब हुआ है, तो कुछ नहीं करना है 1872 में बॉन्ड हुआ है और 1970 में इनका डेथ हुआ है। और कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान देने की बात है कि बस यहाँ भी देखिए सेंचुरी लगाने से 2 साल कम है, 1872 और 100 साल इसमें जोड़ने से 2 कम है, तो 1970 में इनका डेथ होगा। किसका, आइडियाज़ दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड के राइटर जिनका नाम है B.A. विलियम रसल, 1872-1970 में इनका डेथ है। द आर्टिस्ट का जो राइटर हैं नाम है सिघा नोया, इनका देखो कलाकार नाम ही है कलाकार, द आर्टिस्ट, कलाकारी बहुत अच्छा किए हैं। देखिए 8 को अगर आप आधा ऐसे साफ कर दो तो क्या 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए 8 को आधा साफ कर दो 3 बनेगा। तो उन्होंने कलाकारी किया है 1888 ना करके आधा 8 साफ, तो देखोगे जब आधा 8 साफ करोगे तो 1883 में इनका क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। किसका, सिघा नोया का। और कुछ नहीं करना, बताइए छठा चैप्टर है, छठा चैप्टर तो बताइए 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 6 दूना 12, इनमें सेंचुरी लगाओ। 1883 में सेंचुरी लगाओगे 100 वर्ष जोड़ोगे तो 1983 आएगा। और अभी बताएं छठा चैप्टर है तो 6 दूना 12, तो बस 12 ही घटा लेना है तो 1971 आएगा और 1971 में इनका डेथ है। बोले बॉर्न और डेथ मजाक नहीं है, याद कर लेना, जब तक सीक्वेंस और आपका कुछ ट्रिक ना हो जाए बॉर्न डेथ बहुत मुश्किल होता है सबका याद करना। तो एक पैटर्न पे अगर सजाओगे तो मुझे उम्मीद है पूरा याद आ जाएगा। फिर से देखिए 1971 कैसे आया, देखिए वहाँ से बताओ गांधी जी का जन्म 1869 और 1948 में डेथ। फिर बताओ भारत इज़ माई होम जिनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, 1897 में बॉर्न और 1969 में बताएं कैसे 69 करना है, 1869 और 100 वर्ष जोड़ लो 1969। फिर ए पिंच ऑफ स्नफ 2013 और 1913 और 2010। और खुद बताए आई हैव अ ड्रीम यानी नंबर प्लेट से याद रखें 1929 और डेथ कैसे हुआ है, तो आगे का सिक्योरिटी 19 सेम है
लास्ट का सिक्योरिटी चेंज है 9 को उलट देना 6 और 9 में से 1 घटा लीजिएगा तो 8, 1900 क्या हो जाएगा 68 में इनका डेथ। उसी तरह बताओ 5वां चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, उसके राइटर का नाम है B.A. विलियम रसल। इनका बॉर्न कब हुआ 1872 और 1970 में हुआ है। आर्टिस्ट बताओ कलाकार बहुत अच्छा है, कैसे कलाकार हैं तो देख लीजिए खुद 1883 और 1971। कैसे करोगे तो कलाकारी बस 8 आधा 8 साफ लास्ट का तो 83 और देखिएगा छठा चैप्टर 6 दूना 12 तो सेंचुरी लगा लीजिएगा 1983। सेंचुरी मतलब 100 साल अगर जोड़ लोगे तो 1983 आएगा और 100 साल में से मतलब 6 दूना 12 उसमें घटा लेना तो 1971 आ जाएगा। सीक्वेंस से एक बार घर पे जाके इसको एक बार चार्ट बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग, देखो इतना मेहनत क्यों किया जा रहा है, 5 नंबर का मैच द फॉलोइंग आ जाएगा। फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव बनता है टाइप्स वो 2-3 नंबर का फंसेगा। फिर बताइए बॉन्ड डेथ में 2-3 नंबर का फंसेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, ये अगर कर लिया तो 10 नंबर से प्लस आएगा, उससे कम नहीं सोचिएगा। सिर्फ एक क्लास की बात कर रहा हूँ, ये खाली ध्यान दे दीजिएगा। तो अब आते हैं जर्मन गिरियर। तो देखो बच्चे का अगर जन्म हुआ है तो कुछ नहीं, डेथ के बारे में नहीं सोचना, यानी इनका डेथ नहीं हुआ जर्मन गिरियर का, और कुछ नहीं, इनका जन्म कब हुआ है 1939 की बात है। 1939 में बॉर्न हुआ है और अभी तक इनका डेथ नहीं सोचना है, क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पे आओ, हाउ फ्री इज द प्रेस ड्रॉथी एल सायर्स। तो कुछ नहीं करना है आपको 18 और पलट देना 9-3, इनसे ही सीक्वेंस बना लेना। यानी 1939 जो बच्चे का जन्म हुआ है अगर वो फ्री होगा तो पलटा पलटी करेगा, देखो पलटेगा तो कुछ नहीं करना, एक 19 में कम कर लीजिएगा 18 और 9 को पलट दो 3 इधर तो 93 हो जाएगा, क्लियर। एक मिनट सॉरी, चलिए यहाँ से कट रहा था, चलो अभी आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए। 1893 में इनका जो डेथ हुआ है 1957 में इनका डेथ हो चुका है, ध्यान देना। अब एच ई बेट्स, तो बेट्स बॉल है 1905, यानी 5 बार बैट्स बॉल खेलना ज़्यादा नहीं, और 1974 में इनका डेथ होता है। 1905 1974। आई जो पर्ल इसबक हैं, कुछ नहीं करना है, इनका जो बॉर्न हुआ है 1892 में हुआ है और डेथ हुआ है 1973 में हुआ है, 1973 में, 1892 में और 1973 में डेथ। और लास्ट में है 1900, ध्यान देना 1860 और 1904 में इनका डेथ हो चुका है। 1860 में बॉर्न, 1904 में डेथ। फिर से देखिए, थोड़ा यहाँ पे भार पड़ेगा, बाकी सीक्वेंस से सजा लीजिएगा, ठीक है। 1869 में गांधी जी का बॉर्न हुआ, डेथ 1948 में। 1897 में यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न हुआ, डेथ कब हुआ 1969 में। 1913 में बॉर्न हुआ है पिंच ऑफ स्नफ के राइटर मनोहर मालगांवकर का, और डेथ कब हुआ 2010 में। 1929 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ड्रीम के राइटर का बॉर्न हुआ, 1929। 1968 में डेथ हुआ। कैसे करना है मैंने बताया है। 1872 में क्या हुआ है बताइए, 1872 में बॉर्न हुआ है B.A. विलियम रसल, इसका आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड के राइटर का। और 1970 में जो बॉर्न हुआ, डेथ हुआ है सर ये इन्हीं का, जिनका नाम क्या है B.A. विलियम रसल का। इस 1883 में याद करो कलाकार कैसे किए थे, और 1971 कैसे आया था बताए थे। और 1939 में सिर्फ बॉर्न सोचना है, मतलब बच्चे का डेथ के बारे में नहीं सोचना है। 1893 में इनका बॉर्न हुआ है और 1957 में। यहाँ से 3-4 सीक्वेंस, 5 बार बैट बॉल कितना बार खेलना बैट्स बॉल, बस 5 बार। 1905 1974 में इसका डेथ। 1860 मैरिज प्रपोजल के राइटर का बॉर्न कब हुआ है एंटर चेकअप का, 1860 1904 में इनका डेथ। 1892 1973 पर्ल इसबक का। कोई सीक्वेंस नहीं है फिर भी इसको याद कर लीजिएगा, कॉमन चीज़ है, फिर भी कोशिश करना। 1893 में मतलब बॉर्न हुआ है किसका, तो हाफ इज द प्रेस के। 1957 में इनका डेथ हुआ। कुछ नहीं करना, यहाँ से सीक्वेंस बना लो, इसमें घटा हुआ है 1, और याद रखो यहाँ से 1 घटा हुआ है, बस सीक्वेंस से सजाइएगा तो 2-3 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। 1860 1904 कर लीजिएगा, कोई भी बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक और ऐसे ही चार्ट पोएट्री सेक्शन का, और यहाँ पे जगह ना होने के कारण यहाँ पे प्लेस कर लेंगे कि गांधी जी का बॉर्न कब हुआ, कहाँ हुआ। इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे प्लेस, डेट, बॉर्न प्लेस और डेथ प्लेस, बॉर्न प्लेस, डेथ प्लेस, और कर लेंगे। और कौन से सेंचुरी, अब चलो एक बात और सुन, कभी कभी सेंचुरी पूछ लेता है कौन से सेंचुरी के राइटर हैं, तो ध्यान देना। अगर मैं सीधा सीधा सेंचुरी कैसे होगा, अगर मैं सीधा सीधा 1800 लिख दूँ तो समझ जाना 18th सेंचुरी है। कौन सा सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी। और उसी तरह मैं 1900 पूरा लिख दूँ तो समझ जाना 90th सेंचुरी, क्लियर है। अगर 1801 यानी 1 भी बढ़ गया 1 साल तो समझ जाना ये 90th सेंचुरी है, क्लियर हुआ। 19वीं सदी आ गया। 18 में 1 भी बढ़ गया तो समझ, 18 तक है तो पूरा 1800 सेंचुरी। 18 में 1 भी बढ़ गया तो समझ जाना 90th सेंचुरी। उसी तरह 90th सेंचुरी की शुरुआत 1801 से होगा और पूरा 1900 तक जाएगा, यानी 1801 से लेकर 1900 तक 90th सेंचुरी है।
उसी तरह बताओ 20वां सेंचुरी की शुरुआत कैसे हो गई, तो पूरा 2000 है, समझेंगे 20th सेंचुरी है, और 2001 से थोड़ा भी बढ़ गया 2001, तो समझ लेना 21वां सेंचुरी है। अगर 20वीं सेंचुरी की शुरुआत कैसे होगी, तो 1901 से लेकर 2000 तक 20वां सेंचुरी है। उसी तरह 19वां सेंचुरी की शुरुआत 1801 से 1900 तक, उसी तरह 18वां सेंचुरी की शुरुआत 1701 से लेकर पूरा 1800 तक। अब देखो राइटर हैं कैसे, किस टाइप के हैं, तो ये कभी पूछता है कि कौन से सेंचुरी के राइटर हैं, तो आपको बताना बहुत ईजी है। खुद बताइए इनका बॉर्न कब हुआ है, तो 1869 में, और डेथ कब हुआ है 1948 में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 18 यानी आप देखो 18 में एक भी बढ़ा है तो 19 में चले गए थे, 19वां सेंचुरी में इनका बॉर्न हुआ, और डेथ कब हुआ तो 1948 यानी 20वां सेंचुरी में। देखिए यहाँ भी 31 साल जिए, यहाँ 48 साल जिए, तो दोनों को कैसे मान सकते हैं, कोई एक सेंचुरी के राइटर होंगे। तो ध्यान देना कि इनका ज़्यादातर लाइफ स्पेन जिस सेंचुरी में स्पेंड होगा उसी मतलब सेंचुरी के राइटर कहलाएंगे। तो यहाँ 31 साल है, यहाँ 48 साल है, तो 20वां सेंचुरी के राइटर होंगे। उसी तरह बताओ ये कितना हो 19वां, यहाँ क्या होगा 20वां, तो 20वां सेंचुरी। उसी तरह यहाँ 1913 है, तो यानी 20वां सेंचुरी। यहाँ क्या कहोगे 2010 में, यानी 10 साल यहाँ जिए, यहाँ कितना साल जिए, यानी बहुत ज़्यादा साल यहाँ है 20वां सेंचुरी में, 21वां सेंचुरी में कम है, तो 20वां सेंचुरी के राइटर होंगे। उसी तरह बताइए ये भी क्या होंगे, तो 20वां सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी सेम है। 1872 1970, तो बताओ ये कौन सा 20वां सेंचुरी होगा, समझे। उसी तरह इसमें बना लोगे, इसमें बना लीजिएगा। बॉर्न और डेथ अगर आपको मालूम है तो ऑटोमेटिक वो सेंचुरी निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में बॉर्न का प्लेस, डेथ का प्लेस पढ़ेंगे, और एक और इसी तरह हम लोग अगले क्लास में पोइट्री का पूरा सेक्शन पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। अब एक बार इसको आप अपने घर पे रिवीजन करना, घर पे बिना देखे इसको कैप्चर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई भी डाउट होगा यू कैन कमेंट मी एंड डायरेक्टली यू कैन मैसेज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो गया हो तो आप मुझे कमेंट में अपना व्यू शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या इस चीज़ पे थॉट रहा, सोच रहा है। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। So thank you so much for watching this, है ना। We will meet you again, see you। चलिए ठीक है।